आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इट इज optional paper for human resource management specialization for the student of MCOM semester 4, and the topic of today's lecture is strategic issues in labor management relations। तो labor management relations में क्या क्या strategic issues है उसके बारे में ये लेक्चर है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Strategic issues in labor management relation। With the change in business environment, industrial relations have undergone a sea change। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलते रहता है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा वैसे वैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी चेंजेस आएगा। तो चेंजेस होना जरूरी है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड लेबर रिलेशन बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि वो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है या लेबर रिलेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको समय समय पे डेवलप किया जाए और उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि लेबर रिलेशन गुड या अच्छे से मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन में हो सके। तो following are some strategy issues involved in labor management relations which are, तो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो पहला है डेवलपिंग हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी देखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी मैनेजमेंट रिलेशन होना चाहिए। तो ये पॉसिबल कैसे है, तो उसके लिए देखिए फॉलोइंग कंडीशन फैसिलिटेट हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। पहला है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेमोक्रेटिक एम्प्लॉय यूनियन। वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनियन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एम्प्लॉय यूनियन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉयज शुड हैव आल्सो राइट टू टेक डिसीजन that can protect employee interest by providing job security and ensuring proper wage and benefit। तो जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ प्रॉपर वेज और बेनिफिट देने से ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है स्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। दूसरा है वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर्स यूनियन that can promote and maintain uniform personnel policy। they should protect the interest of the weaker employer। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन में वैसा ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनियन है, एम्प्लॉयर्स यूनियन है, वो भी वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि सभी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का पर्सनल पॉलिसी अपना सके और जो कमजोर एम्प्लॉयर है उसको डेवलप करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सके। थर्ड वन है म्यूचुअल निगोशिएशन एंड कंसल्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में जब कभी झगड़े होते हैं तो म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी सहयोग से, आपसी निगोशिएशन से झगड़े को निपटारा करना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप कलेक्टिव बार्गेनिंग अप्रोच। तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग अप्रोच मोस्ट यूजफुल होता है टू सेटल डाउन द म्यूचुअल जो भी इश्यूज होते हैं एम्प्लॉयज को, उसको सेटल डाउन करने के लिए ये जरूरी होता है। सेकेंड है मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस। तो इंडस्ट्रियल पीस कैसे मेंटेन होगा, तो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल पीस अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उसका एम्प्लॉय रिलेशन जो है वो अच्छा होगा, हेल्थी एम्प्लॉय रिलेशन डेवलप होगा। द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प अटेन इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस कैसे डेवलप हो सकता है, तो पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट such as Trade Union Act, Industrial Dispute Act, Work Committee and Joint Management Council। तो ये जो एक्ट है, कमिटीज है, इसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट को सेटल डाउन करना चाहिए। तो जो डिस्प्यूट है वो जो एक्ट है, कमिटीज है, काउंसिल से, उसके अनुसार सुलझाना, सॉल्व करना चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट शुड बी एम्पावर्ड टू रेफर डिस्प्यूट टू एजुकेशन
स्पेशली व्हेन द सिचुएशन गेट आउट ऑफ हैंड। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वैसे केस में सरकार क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है और वो सॉल्व करने का कोशिश करती है, ताकि ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। थर्ड वन है फॉरम बेस्ड ऑन कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडस्ट्री। Code of discipline, code of conduct, code of efficiency can be set up to settle dispute। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के फॉरम एस्टैब्लिश करने चाहिए, कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एफिशिएंसी, इस तरह का जितने भी आप कोड लगाना चाहते हैं लगा सके, ताकि डिस्प्यूट सॉल्व करने में आसानी हो। नेक्स्ट थर्ड है डेवलपिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कैसे डेवलप किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए वेरियस एक्टिविटीज करने होते हैं ताकि वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कैन बी अटेन्ड बाय नंबर 1 एस्टैब्लिशिंग सब काउंसिल और ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल एट द फ्लोर एंड प्लांट लेवल to improve the working and living condition of the workers, enhance productivity and encourage feedback from them। तो वर्कर्स को हमको क्या करना चाहिए कि उनका वर्किंग करने का कंडीशन, लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशन को इनहेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और साथ में इंकरेज करना चाहिए कि वो फीडबैक भी दें कि कैसा उनको यहाँ काम करके या वर्क करके या कोई प्रॉब्लम है तो वो फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन चैनल जो है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में वो स्ट्रेंथ करना होगा। दूसरा है रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन राइट्स इन द इंडस्ट्री बाय बीइंग एम्प्लॉयज एज ए ह्यूमन रिसोर्स नॉट एज ए कमोडिटी। तो हमको ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और हमको अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स हमको ऐसा समझना चाहिए कि ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं दे आर ह्यूमन रिसोर्स नॉट कमोडिटी। वो ह्यूमन रिसोर्स है, कमोडिटी नहीं है। और थर्ड है इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर एंड हेल्प देम इम्प्रूव देयर एफर्ट एंड स्किल। उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, अगर वो हाईली मोटिवेटेड होंगे तो उनका एफर्ट और स्किल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है टू डेवलप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रोवाइड प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट टू हेल्प वर्कर्स अडेप्ट टू वर्क। वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वर्कर्स काम करने में लीन हो जाए, मन से काम करें, तो वर्क इन्वायरमेंट शुड बी प्रॉपर। तो ये था डेमोक्रेसी, कैसे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट है इसी में चेंजिंग ट्रेंड्स इन लेबर मैनेजमेंट रिलेशन में क्या चेंजिंग ट्रेंड्स है उसके बारे में देखते हैं। Before industrialization, one could not even dream of cordial labor management relation. However, organization realized that employee participation was needed for their survival. For exploiting workers, organization sought the participation of worker in every activity. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ऐसा कोई नहीं सोचा था कि लेबर और मैनेजमेंट में रिलेशन जो होगा अच्छा होगा। हालांकि बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों को, बिजनेसमैन को लगने लगा कि अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने के बदले वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट तक पहुंच गए। मतलब आज हम लोग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट करते हैं, नॉट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो पहले एक्सप्लॉयटेशन था, अभी पार्टिसिपेशन हो गया। तो पहला पॉइंट है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू पार्टिसिपेशन में हम आ गए। ये पहले के डेट में देखा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले अगर देखा जाए तो अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था, अभी हम लोग डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अपनाते हैं। तो पहले क्या था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, अभी क्या है बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस, लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन है वर्कर्स को फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर के क्लचेस से बचाने के लिए
वर्कर्स के पास लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन भी है। Most of the organizations supported workers' participation in management to serve certain specific purpose, such as number one is managing resistance to change among employees. Employees में जो चेंजेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए हम लोग वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट अपनाते हैं। इंकरेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट किया जाता है। और थर्ड है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम द शॉप फ्लोर लेवल। तो लोअर लेवल से लेकर के हम लोग हायर लेवल तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अपनाते हैं। तो चेंजिंग लेबर ट्रेंड में अगर देखा जाए तो पहले एक्सप्लॉइट वर्कर्स को करते थे, अभी हम पार्टिसिपेशन पहुंचे हैं। दूसरा चेंज इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस हो गया। पहले लिबरलाइजेशन नहीं था, अभी लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जिसके कारण से वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशन बहुत चेंज हुआ है। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में अगर देखा जाए तो 1991 में एलपीजी का कंसेप्ट आया था। तो उसमें क्या था, उससे पहले अगर हम लोग देखें तो वर्कर्स को ट्रीटेड एज workers, human resource, but they have not given due importance. But after liberalization, they have been giving more importance. That's why labor industrial relations should be developed easily. तो पहले का जो स्टाइल था और अभी का स्टाइल है लेबर मैनेजमेंट का, वो देखा जाए तो लगभग सेम है। लेकिन पहले क्या था कि पॉलिटिकल टैक्टिसेस होते थे लिबरलाइजेशन के पहले, मतलब ट्रेड यूनियन जो होता था वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चलाए जाते थे। और बाद में लिबरलाइजेशन के बाद में इसको हटाया गया, इस सिस्टम को हटाया गया। अभी क्या हो गया है कि अभी डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल हो गया है, जहाँ पे हम ट्रेड यूनियन को भी बुलाते हैं कि आप आइए और मैनेजमेंट को हेल्प कीजिए रिगार्डिंग सॉल्विंग सर्टेन सिचुएशंस। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आने से कुछ सॉल्व हुआ। ग्लोबलाइजेशन आने से भी मालिक और नौकर या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में जो रिलेशंस था वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। पहले निगेटिव था, अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या है, तो रीजंस है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो सक्सेसफुली एक्सपोर्टिंग जॉब। पहले जॉब हम अपने लोकल एरियाज में देखते थे, अभी क्या हो गया कि आपका जॉब इंडिया से फॉरेन में आप जा सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में कंपनीज आती है, यहाँ के वर्कर्स को फॉरेन जाने का मौका मिलता है, जिससे उनका रिलेशन जो होता है वो डेवलप होता है। और इससे मार्केट में हम देखें तो फॉरेन गुड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रेड लिबरलाइजेशन होने के कारण। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और लेबर पे कम डिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण से हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये ड्रॉबैक है कि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण लेबर और मैनेजमेंट का जो रिलेशंस था वो निगेटिवली इफेक्टेड हुआ है। प्रायोरिटी इश्यूज इन लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, तो क्या इश्यूज है तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट, तो लेबर यूनियन और मैनेजमेंट का रोल क्या है। तो पहले के समय में देखा जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाता था टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ वर्कर्स, बट अभी क्या हो गया कि अभी हम उनको ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं रिगार्डिंग द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशंस। प्रॉब्लम सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ही हम वर्कर्स यूनियन और मैनेजमेंट एक साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले का रोल और अभी का रोल में बहुत सारा चेंजेस हो गया यूनियन में। क्या चेंजेस है उसको देखते हैं। तो टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटीज टू वर्कर्स, पहले क्या होता था यूनियन अपने फायदे की सोचते थे, अब क्या हो गया वर्कर्स का जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचा जाता है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है वर्कर्स का। उसके बाद एनकरेज किया जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उनको डेवलप स्किल डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाता है। उनका कोऑपरेट मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब मैनेजमेंट क्राइसिस में होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस में होता है तो कोऑपरेट करते हैं, ना कि वो बंद या स्ट्राइक या घेराव करते हैं।
निगोशिएट विथ मैनेजमेंट ऑन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट पे वो निगोशिएट करते हैं, ना कि पाबंदी लॉकआउट करते हैं। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो उसको देखते हैं। तो टू गेट थिंग्स डन ऑन टाइम, सही समय पे काम होना चाहिए। कॉर्पोरेट विथ यूनियन एंड यूनियन का जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना, उनसे मिलजुल करके रहना। मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय इनेबलिंग पार्टिसिपेशन, जब पार्टिसिपेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही। गारंटी राइट टू वर्कर्स को, वर्कर्स का जो राइट है उसका गारंटी देना। यूनियन एज ए स्ट्रेंथ नॉट एज ए लायबिलिटी, तो मैनेजमेंट को ऐसा समझना कि यूनियन उनका स्ट्रेंथ है, उनका लायबिलिटी नहीं है। और वर्कर्स को हेल्प करना कि जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस में वो एडाप्ट कर सके, वो चेंजेस में फिट बैठ सके। टू इन्वॉल्व वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट करना। दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। बिल्डिंग कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है ज्वाइंटली भागीदारी। The union and management can build consensus by listening to each other and getting involved in each other's activity. तो भागीदारी यूनियन और मैनेजमेंट का कैसे हो सकता है, तो दोनों एक दूसरे की बात समझे, दोनों एक दूसरे की एक्टिविटी में हाथ बटाए, काम में हाथ बटाए, तो कंसेंसस बिल्ड हो सकता है। कंसेंसस कैन बी बिल्ड बाय, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। तो एस्टैब्लिशिंग गोल एस्टैब्लिश करके कर सकते हैं। डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल, कैसे काम करना है, कैसे गोल को अचीव करना है, क्या रिजल्ट, कैसे मेजरमेंट करेंगे रिजल्ट का, उसको आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करके हम कंसेंसस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फोर्थ वन है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब जब आपस में झगड़े होते हैं तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पब्लिक का, पीपल का इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू मेंटेन, टू अंडरस्टैंड एंड रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड रिलेशन। नेक्स्ट है मेथड टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्या मेथड्स है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो पहला है फाइंड आउट द सॉल्यूशन दैट आर एक्सेप्टेबल टू कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज विद द हेल्प ऑफ बार्गेनिंग, एक negotiable technique used to ensure that the conflicting parties reach at an agreement and settle the issue, involves a neutral third party to resolve the conflict. तो जब भी झगड़े हो दो पार्टीज के बीच में तो हम एक न्यूट्रल पार्टी को इन्वॉल्व कर लें और वहाँ पे वो क्या करे कि दोनों के जो झगड़े हैं उसको सेटल डाउन करें। तो पहला है कि हम कोई न्यूट्रल पार्टी को निगोशिएशन के लिए रख लें और दोनों पार्टी से मिलकर वो झगड़े को समाप्त कर पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस को इस्तेमाल करना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ये पता करते हैं। पांचवा, इफेक्टिव निगोशिएशन क्या है। तो इफेक्टिव निगोशिएशन मतलब होता है किसी भी निगोशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी डिस्प्यूट जो है उसको शांति तरीके से सॉल्व करना। तो शांति तरीके से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट और यूनियन दोनों मिल करके और निगोशिएट करें ताकि जो निगोशिएशन है वो इफेक्टिव हो सके। तो इसके लिए मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी क्या होगा, तो मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी होगा कि कंपेंसेशन पैकेज जो है उसको डिटरमाइन करे, टू इंटेंड ऑफर, द यूनियन को ऑफर करे। उसके बाद कलेक्टिव स्टैटिस्टिकल डाटा इज लाइकली टू बी यूज ड्यूरिंग निगोशिएशन, जो डाटा है उसको यूज किया जाना चाहिए। कलेक्टिव एंड कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन इश्यूज दैट आर लाइकली टू बी डिस्कस ड्यूरिंग निगोशिएशन, जब निगोशिएशन कर रहे हैं तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक इश्यूज इन एम्प्लॉयज सेफ्टी हेल्थ एंड लेबर रिलेशन, तो एम्प्लॉय का सेफ्टी हेल्थ और लेबर रिलेशन के बारे में क्या स्ट्रैटेजिक इश्यूज आप कर रहे हैं उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्ट और देयर यूज इन अदर कंपनीज जो है उसका भी एनालिसिस होना चाहिए। यूनियन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो यूनियन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए
पहला कि फाइनेंशियल कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है और क्या वो एम्प्लॉय को पे करने में एबल है, मतलब कंपनसेशन पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। निगोशिएशन हैंडल बाय द कंपनी इन द पास्ट में निगोशिएशन कैसे हैंडल किया गया उसको भी देखेगी। निगोशिएशन एडॉप्ट स्ट्रैटेजी, सिमिलर कंपनीज में कैसे निगोशिएशन स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है उसको भी देखेगी। डिजायर प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिगार्डिंग देयर वर्क उसको भी देखना चाहिए। प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चनियर टू फाइनलाइज द डिमांड टू बी डिस्कसिंग ड्यूरिंग द निगोशिएशन, तो यूनियन को चाहिए कि एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर ले जो डिमांड के रूप में वो निगोशिएशन के समय मांग सकता है। और लास्ट है परसुएडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनियन नॉट टू रिस्टोर द वायलेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो अपने मेंबर्स, यूनियन को चाहिए कि अपने मेंबर्स को ये समझाए कि वो निगोशिएशन के दौरान कोई वायलेंस नहीं करे, कोई झगड़े, कोई वायलेंस नहीं हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा तो जो ग्रीवांसेस होगा वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ग्रीवांसेस को सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना जरूरी है, अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप होने पे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों पार्टीज में झगड़े हो सकते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, दोनों कम्युनिकेशन वर्कर्स में और मैनेजमेंट में होना चाहिए ड्यूरिंग निगोशिएशन, डिस्कशन, इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट। तो जब भी हम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो है और यूनियन है, दोनों के बीच में जब भी निगोशिएशन हो, डिस्कशन हो, इंटरेक्शन हो तो ओरल कम्युनिकेशन करना चाहिए। और जब मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में कम्युनिकेशन हो जैसे मेमो, लेटर, रिपोर्ट, तो वो रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। ट्रस्ट और कोऑपरेशन का भी होना जरूरी है। ट्रस्ट क्या है, तो ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन आर एसेंशियल इन लेबर रिलेशन, तो विश्वास और आपसी सहयोग का होना जरूरी है, तभी इंडस्ट्रियल रिलेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन या हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स दोनों जो है मिल के ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, इसीलिए दोनों के बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर दोनों में कहीं पे भी लैक ऑफ ट्रस्ट और कोऑपरेशन होगा तो वहाँ पे झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट और स्ट्राइक हो सकता है, जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी घट सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सेल एक कंपनी है, टाटा स्टील आयरन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का एक कल्चर बनाया गया है। मतलब वहाँ पे एक रूल ही है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। इन 1969 देयर के पहले देखा जाए तो सेल में स्ट्राइक होते रहते थे। उस समय ये कल्चर लाया गया कि मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन जो है उन लोगों ने मिल के एक नेशनल ज्वाइंट कमिटी फॉर स्टील इंडस्ट्री और सेल आइडेंटिफाई द एरिया इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इस आधार पे 1994 में कलेक्टिव एग्रीमेंट किया गया कि जो ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन, वो डेवलप किया जाएगा। रिड्यूसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन होने से क्या होगा, तो रॉ मटेरियल को इफिशिएंटली हैंडल करने में वेस्टेज नहीं होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रोक्योरिंग मटेरियल जो होगा वो सस्ता होगा, रिड्यूस होगा, इकोनॉमिक होगा, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो इम्प्रूव होगा, मेकिंग नेसेसरी इम्प्रूवमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट में नेसेसरी इम्प्रूवमेंट होगा, और साथ में जो अनऑथोराइज्ड एब्सेंटिज्म है वो कम होगा। तो ये सारा चीज तब होगा जब ट्रस्ट और कोऑपरेशन मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बना हुआ होगा।
और इसमें था ऑप्टिमाइजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजिंग इन स्टील प्लांट में जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, साथ में जो हाउस कीपिंग कस्टमर सर्विस और डिलीवरी है वो भी इम्प्रूव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर ट्रस्ट और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बना हुआ रहे तो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन क्या होता है? तो लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन देखा जाए तो अगर कंपनीज में पीछे हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में क्या है कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशन नहीं होने के कारण बहुत बार स्ट्राइक लॉकआउट होते थे, जिसके कारण से अबाउट 80 to 90% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होते थे वो ट्रेड यूनियन के मेंबर होते थे, और वहाँ पे क्या होता था, आपसी झगड़े होते थे, स्ट्राइक लॉकआउट घेराव बंदिश होते थे, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीज होता था और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फेस करता था, जिसके कारण से एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, जिसके कारण से धीरे धीरे चेंजेस हुआ। और चेंजेस होने के साथ क्या हुआ, कल्चरल कमिटीज में चेंजेस होते होते मैनेजर और वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया गया, कोऑपरेशन एस्टैब्लिश किया गया, जिसके कारण से यूनियन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो शिफ्ट हो गया वन अनदर, मतलब मैनेजमेंट के पास। और मैनेजमेंट क्या किया कि कमिटी जो था उनको लेबर वेलफेयर कमेटी की तरफ से इस्तेमाल किया गया, ताकि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको ग्रो किया जा सके, बढ़ाया जा सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ पॉसिबल हो सके। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है? तो लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपसी झगड़े जो होते हैं वो कम हो जाते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, ऑनरशिप और कमिटमेंट में डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है, एनकरेज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एनकरेज किया जाता है, उनको बेनिफिट्स मिलता है ड्यू टू देयर ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। उसके बाद जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और था कि रिस्पॉन्ड टू कंपटीशन। अगर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन अच्छा होगा तो कंपटीशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अच्छा होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। और बेनिफिट्स ऑफ लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन, और लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन बेनिफिट बोथ मैनेजमेंट एज वेल एज द वर्कर्स। तो लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन से सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, मैनेजमेंट को भी बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या क्या बेनिफिट्स है? तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उसके बाद वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होता है, उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, एम्प्लॉयर सेफ्टी, बेटर एम्प्लॉय सेफ्टी के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। और वर्कर्स को क्या बेनिफिट है? तो वर्कर्स को बेनिफिट है सेफ्टी इम्प्रूव होता है, पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट किया जाता है, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलता है, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल इम्प्रूवमेंट, उनका स्किल इम्प्रूव करने के लिए उनको स्कोप और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होते हैं। और सक्सेसफुल लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन के लिए स्ट्रैटेजिक उनको मिलता है। डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेसफुल लेबर रिलेशन आर एज फॉलो। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन एफर्ट द इन्वॉल्व द ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करता है। यूनियन मेंबर जो है वो इंक्रीज मेंबरशिप और एडिशनल जॉब के अनुसार उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है।
ऑथोरिटेटिव लीडरशिप शुड बी रिप्लेस्ड बाय सपोर्टिव लीडर्स। पहले क्या था, ऑथोरिटेटिव लीडर्स था, मतलब हिटलर की तरह वहाँ पे लीडरशिप होता था। अभी क्या डेमोक्रेटिक सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल आ गया है। Efforts should be made to involve management employee in various organizational activities such as goal setting, plan, problem solving, decision making। तो अभी क्या हो गया, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे सेट करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये सारा चीज़ अभी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन के कारण डेवलप हो रहे हैं। I hope this lecture highly beneficial to the student of MCOM. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.